नमस्कार, स्वागत है आपका डीटीएस की ऑनलाइन क्लासेस में। कल व्याकरण में जो पढ़ाया जा रहा था वर्णमाला, वो भाग पूरा हुआ। आज उसके अगले बिंदु पर चर्चा होगी, संधि। कल संक्षिप्त में हमने उसके बारे में आपको बता भी दिया था कि व्याकरण के 3 भाग होते हैं। हिंदी व्याकरण के कितने भाग होते हैं? 3, जिन्हें वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार के नाम से जाना जाता है। संक्षिप्त में आप कह सकते हो वर्ण, शब्द और वाक्य। वर्ण के अंतर्गत वर्णमाला आती है। इस वर्णमाला की 3 क्लासें हो चुकी हैं, उसे आप देख सकते हो। वर्ण से संबंधित जो प्रश्न होंगे वो सब आपको उसमें मिल जाएंगे। अब अगला टॉपिक आ जाएगा अगर शब्द विचार, तो ध्यान रखिएगा वर्ण से शब्द बनेगा कैसे। वर्ण तो सभी अलग अलग होते हैं, सारे अक्षर अलग अलग होते हैं, उन अक्षरों को जोड़ करके शब्द बनते हैं। तो शब्द होते हैं 3 प्रकार के। रूढ़ शब्द, जैसे गेहूं एक रूढ़ शब्द है, बना बनाया है। विद्यालय यौगिक शब्द है, हिमालय योग रूढ़ शब्द है। तो यौगिक और योग रूढ़ शब्द हैं, वो अक्षरों को मिला मिला के बनाए जाते हैं। तो वर्ण से शब्द बनाने की जो इकाइयां हैं वो 4 हैं। इसका आप हेडिंग भी डाल सकते हैं कि वर्ण से शब्द बनाने की इकाइयां कितनी है? 4। एक इसमें है संधि, उसके बाद है समास, फिर है उपसर्ग, फिर है प्रत्यय। तो क्या ध्यान रखिएगा, क्या है? संधि, समास, उपसर्ग और प्रत्यय शब्द निर्माण की इकाइयां हैं। कितनी इकाइयां? 4। ध्यान रखिएगा, इन चारों के माध्यम से जो शब्द बनते हैं वो या तो यौगिक होते हैं या योग रूढ़ होते हैं। आगे की क्लासेस में हम ये भी बताएंगे कि यौगिक और योग रूढ़ क्या है और कैसे उनको पहचाना जाता है, वो अलग टॉपिक है। लेकिन यहाँ ये आपको देखना है कि ये 4 इसके भेद होते हैं, 4 इसके प्रकार होते हैं। ठीक है, तो आज इसके पहले प्रकार संधि पर चर्चा होगी। ध्यान रखेंगे, व्याकरण का सबसे महत्वपूर्ण भाग है संधि। यदि आपको संधियां बेहतर आ गई तो ऐसा आप कह सकते हो कि मैक्सिमम व्याकरण आपकी कंप्लीट हो गई। और अगर संधियां आपको ढंग से ना आई तो सिर्फ रटने की प्रवृत्ति बनी रहेगी। हिंदी एक भाषा है और भाषा को समझने की आवश्यकता है। विभिन्न परीक्षाओं में ये पूछा जाता है, चाहे लेखपाल हो, यूपी पुलिस हो, यूपीएसआई हो, अन्य एग्जाम हो, सिविल का कोई परीक्षा हो, जहाँ कहीं भी हिंदी आती है उन हर जगहों पर व्याकरण आपके लिए कार्य करेगा और महत्वपूर्ण। मैं आपको कंप्लीट व्याकरण की क्लास घर बैठे निःशुल्क पढ़ाऊंगा। आपका केवल यही कार्य है, आप जुड़े रहें, पढ़ते रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों को भेजें और अपनी बात कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कि ये क्लास आपको कैसी लगती है। तो आज चर्चा शुरू हो जाती है संधि पर। सबसे पहले ध्यान रखिएगा, संधि 2 तरीके से लिखा जाता है। ये दोनों ही तरीके सही हैं। ये भी संधि सही है और ये भी संधि सही है। चाहे ऐसे लिख लो और चाहे ऐसे लिख लो। संधि की परिभाषा क्या होगी? 2 वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार। विकार को क्या कहा जाएगा? परिवर्तन यानी बदलाव को संधि कहते हैं। यानी 2 वर्णों के योग से उत्पन्न विकार, बदलाव यानी परिवर्तन को संधि कहा जाता है। ठीक है, 2 वर्णों में क्या विकार होगा, 2 वर्णों में क्या परिवर्तन होगा, ये इसकी परिभाषा हो गई। अब यहाँ ध्यान रखिएगा, संधि में और क्या क्या सीखना है।
एक एक बात, एक एक बिंदु को अगर आप ध्यान में रखेंगे तो बहुत सी चीजों का समाधान हो जाएगा और रटने की प्रवृत्ति समाप्त हो जाएगी। यानी संधि में हम क्या क्या सीखेंगे इस पे ध्यान दीजिएगा। विशेष करके हम लिख भी देते हैं। संधि में क्या होता है, प्रत्येक संधि युक्त शब्द तत्सम होता है। इसको आप नोट भी कर सकते हैं। सबसे पहला बिंदु, प्रत्येक संधि युक्त शब्द तत्सम होता है। तत्सम तद्भव बहुत पूछे जाते हैं, जैसे विद्यालय, विद्या, प्रसारय, दीर्घ शोषण है, ये तत्सम हो गया तद्भव, तो ये शब्द तत्सम है। राकेश, राका, प्रशेष, अब राकेश तत्सम है तद्भव है। जिन जिन शब्दों की संधियां हो जा रही हैं वे सभी शब्द तत्सम ही होंगे। दूसरा है संधि युक्त शब्दों की वर्तनी शुद्ध होती है। ये भी प्रश्न आते हैं परीक्षाओं में, कोई भी एग्जाम हो उसमें 2 से 3 ऐसे प्रश्न जरूर आ जाएंगे जो शुद्ध वर्तनी वाले शब्द पूछे जाएंगे, स्पेलिंग किसकी सही है। तो जो शब्द संधि की कसौटी पर खड़े उतर रहे हैं, जो संधि के नियमों में बंधे हुए हैं, उन शब्दों की स्पेलिंग सही ही होगी। अगला, प्रत्येक संधि में कोई ना कोई समास अवश्य होता है। समास अवश्य होता है, यानी कोई भी संधि हो, स्वर संधि हो, व्यंजन संधि हो, विसर्ग संधि, कोई भी संधि हो, ऐसी कोई संधि नहीं है जिसमें समास ना हो। प्रत्येक समास में संधि नहीं होगी, लेकिन प्रत्येक संधि में समास अवश्य पाया जाता है। अगला है, संधि से पर्यायवाची शब्दों का ज्ञान होता है। हजारों की संख्या में पर्यायवाची, एक एक शब्द के सैकड़ों पर्यायवाची कैसे याद करेंगे? ये कैसे पर्यायवाची याद होगी? याद नहीं होते, समझना पड़ता है। संधि में 2 शब्दों को अलग अलग कर दिया जाता है, उनकी मीनिंग समझी जाती है, फिर जोड़ दिया जाता है, फिर उनकी मीनिंग समझी जाती है। संधि का ये नहीं मतलब संधि पढ़ लो, ऐसे कोई भी किताब में पढ़ लो। तमाम प्रकार के प्रकाशक की बुक बाजार में मौजूद है, जिनमें आपको संधियां मिल जाएंगी और एक एक संधि के कई कई उदाहरण मिल जाएंगे, लेकिन उससे काम हल नहीं होगा। जानना यह है कि संधि करते समय 2 अलग अलग शब्द हुए हैं, इनके अर्थ क्या है। जब ये दोनों शब्द आपस में जुड़ेंगे तो इनका अर्थ क्या है। अगर ये बात आपको पता चल गई तो समस्याओं का समाधान होगा। पर्यायवाची पता चल जाएगा, विलोम पता चल जाएगा, शब्द का अर्थ पता चल जाएगा, शब्द का स्पेलिंग पता चल जाएगा। तो इन सब बातों को ध्यान में आपको रखना है मुख्य रूप से, कि प्रत्येक संधियुक्त शब्द तत्सम होता है, संधियुक्त शब्दों की वर्तनी शुद्ध होती है, प्रत्येक संधि में कोई न कोई समास अवश्य होता है और संधि से पर्यायवाची शब्दों का ज्ञान होता है। इस चीज को ध्यान में आपको रखना है। अब आगे प्रश्न ये आता है कि संधि के भेद या संधि के प्रकार कितने होते हैं। तो संधि के भेद होते हैं 3। संधि के भेद कितने होते हैं? 3 होते हैं। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। प्रश्न अगर कभी ये आ जाए कि 3 ही क्यों है, 4 का है नहीं, 2 क्यों नहीं, 5 क्यों नहीं, तो ध्यान रखिएगा संधि 2 वर्णों का मेल है। हिंदी में वर्णों का मेल केवल 6 प्रकार से किया जा सकता है। या तो स्वर का मेल किसी स्वर से किया जाएगा, दूसरा व्यंजन का मेल स्वर का मेल किसी व्यंजन से होगा, तीसरा व्यंजन का मेल किसी
स्वर से होगा। चौथा, व्यंजन का मेल किसी व्यंजन से होगा। पांचवा, विसर्ग का मेल किसी स्वर से होगा। छठा, विसर्ग का मेल किसी व्यंजन से होगा। यानी या तो स्वर के आगे स्वर आएगा, या व्यंजन के आगे स्वर आएगा, या व्यंजन के आगे व्यंजन आएगा, या विसर्ग के आगे स्वर आएगा, या विसर्ग के आगे व्यंजन आएगा। तो अगर स्वर का मेल स्वर से होता है तो इसे कहा जाएगा स्वर संधि। यदि स्वर व्यंजन का मेल हो रहा है तो इसे कहेंगे व्यंजन संधि। अगर विसर्ग स्वर व्यंजन का मेल हो रहा है तो इसे कहेंगे विसर्ग संधि। अतः संधियां केवल 3 प्रकार की ही होती हैं। ये हो गया संधियां 3 ही क्यों हैं, ये बात आपके सामने आ गई। इस चीज को भी आप अपना नोट पर बना रहे हैं तो उसको कंप्लीट कर सकते हैं। अब आज स्वर संधि के बारे में चर्चा प्रारंभ करेंगे। सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण संधि है स्वर संधि। स्वर से स्वर का मेल होने पर जो विकार या परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि के 5 उपभेद होते हैं। 5 उपभेद होते हैं जिन्हें कहा जाता है दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यण स्वर संधि और अयादि स्वर संधि। क्रम यही है, दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण और अयादि। ध्यान रखिएगा, दीर्घ और वृद्धि संधि में 2 वर्णों के मेल से जो अगला वर्ण बनेगा वो दीर्घ होगा, बड़ा होगा। गुण और वृद्धि संधि में गुण में और यण में जो बनेगा वो छोटा होगा। अयाद में छोटे और बड़े दोनों होंगे। अब इसमें आता है दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि क्या परिभाषा होगी? ह्रस्व या दीर्घ, ह्रस्व या दीर्घ आ, ई, उ के आगे ह्रस्व या दीर्घ आ, ई, उ आए तो क्रमशः बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा उ हो जाता है। क्या ध्यान रखना है आपको? यानी आ के आगे अगर आ जाए तो बनेंगे बड़ा आ, ई के आगे ई आ जाए तो बनाएंगे बड़ी ई, और ऊ के आगे ऊ आ जाए तो बनाएंगे बड़ा ऊ। आ, ई, उ। अब यह शब्द आया ह्रस्व या दीर्घ। स्वर 2 प्रकार के होते हैं। ह्रस्व यानी छोटा स्वर, दीर्घ यानी बड़ा स्वर। जैसे छोटा ह्रस्व स्वर है, बड़ा आ दीर्घ स्वर है। इससे सिद्ध होता है आ के आगे आ आना चाहिए, वो चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, दोनों के मेल से जो बनेगा वो बड़ा आ ही बनेगा। जैसे अगर देखते हैं, आपको उदाहरण बताते हैं, छोटा आ प्लस छोटा आ बराबर क्या बनाएंगे? बड़ा आ। बड़ा आ प्लस बड़ा आ बराबर क्या बनाएंगे? बड़ा आ। छोटा आ प्लस बड़ा आ तो बराबर क्या बनाएंगे? बड़ा आ। और बड़ा आ प्लस छोटा आ क्या बनेगा? बड़ा आ। अर्थात स्वर के आगे स्वर होना चाहिए, वो छोटा हो या बड़ा हो। एक और खास बात ध्यान रखिएगा, आता है सजातीय स्वर दीर्घ हो जाते हैं। हाईलाइट करके इसको लिखना है, सजातीय स्वर दीर्घ हो जाते हैं। यूपी पुलिस और लेखपाल जैसी परीक्षाओं में, वनडे एग्जाम में ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है कि किस संधि में
सजातीय स्वरों का मेल होता है। तो दीर्घ स्वर संधि में सजातीय यानी आ के आगे आ एक ही जाति का, अगर आ के आगे ई आए तो विजातीय हो जाए, अलग अलग जाति के हो जाएंगे। आ दोनों साइड में है तो सजातीय, तो आ के आगे आ, ई के आगे ई और ऊ के आगे ऊ, बनेगा बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ। तो काहे का मेल होता है? सजातीय स्वरों का मेल होता है। ठीक है, एक चीज ध्यान रखिएगा, ये जो स्वर संधि आप देख रहे हो इसके भेद कितने होते हैं? 5, और जोड़ा कितने बनते हैं? 121। क्यों? स्वर कितने हैं? 11। अब 11 स्वर 11 स्वर से मिलते हैं, प्रत्येक स्वर से मिलता है। इस प्रकार 11 गुणे 11 बराबर 180 इसमें जोड़े बनते हैं। अब इसमें एक एक को लिख करके इनके कुछ उदाहरण भी आपको दे देते हैं ताकि ये चीज और भी क्लियर हो जाए और समझ में भी आ जाए। जैसे छोटा या बड़ा आ के आगे छोटा या बड़ा आए तो आपको बनाना है बड़ा आ। कैसे शब्दों समझिएगा? जैसे वीर प्लस अंगना। अब यहाँ पर क्या है? आ है, और यहाँ पर भी क्या है? आ। दोनों में से क्या बनेगा? बड़ा आ। शब्द क्या बन जाएगा? वीरांगना। वीर प्लस अंगना बराबर वीरांगना। प्रश्न ये है कि अंगना माने क्या होता है? अंगना स्त्री का पर्यायवाची है, इसका मतलब वीर स्त्री। अंगना किसका पर्यायवाची? स्त्री का पर्यायवाची है। अगला आ जाता है जैसे विद्या प्लस आलय। आलय घर का पर्यायवाची है। बड़ा आ के मेल से बड़ा बन जाएगा, शब्द क्या हो जाएगा? विद्यालय। बड़ा ही एक महत्वपूर्ण शब्द आ रहा है जो आपको हाईलाइट करना है। जैसे आता है मिष्ट प्लस अन्न। मिष्ट प्लस अन्न। अब छोटा है, शब्द क्या बनेगा? मिष्टान्न। तो शुद्ध शब्द मिष्ठान नहीं, मिष्टान्न होता है। आमतौर से बाजार में क्या लिखा होता है? कोई मिष्ठान भंडारी दुकान होता है, लिखा होता है मिष्ठान। तो मिष्ठान शब्द सही नहीं है, तद्भव शब्द है। शुद्ध शब्द मिष्टान्न होता है। मिष्ट माने मीठा, अन्न माने अनाज, वह अनाज जो मीठा है। तो क्या शब्द हो गया? मिष्टान्न। इसके बाद जैसे राम प्लस अयन। अयन माने होता है चाल या चलन या चरित्र। ये सूर्य होता है उत्तरायण दक्षिणायन। उत्तर प्लस अयन, दक्षिण प्लस अयन। शब्द क्या बन जाएगा? रामायण। शब्द बन गया रामायण। अब देखो यहाँ छोटा और छोटा के मेल से क्या बना? बड़ा। प्रश्न ये है, चलो ये तो बन गया, लेकिन ये ना की जगह पे रा क्यों हो गया? रामायण होना चाहिए था। अब क्यों हो गया? क्योंकि री रा री र सा के बाद अगर ना आए तो उसको रा लिखा जाता है। तो यहाँ तो अयन में ना था, लेकिन जोड़ते रा के आगे ना नहीं लिखा जाता है। जैसे रण शब्द नहीं होता, ऋण शब्द होता है। इसी प्रकार के ध्यान रखिएगा। तो राम का चरित्र। अगला आता है नार। नार माने होता पानी, और अयन माने स्थान या घर भी होता है। क्या बन जाएगा? नारायण। नारायण जल है स्थान जिनका। श्री नारायण श्री हरि कहाँ रहते? क्षीर सिंधु में, क्षीर सागर में। तो नार जल का पर्यायवाची है। अब आता है इसे पन्नग। पन्नग प्लस आएगा आर्य। पन्नग माने सर्प, इसका पर्यायवाची सर्प का, और आर्य माने शत्रु। शब्द बनेगा पन्नगार। क्या शब्द बना? पन्नगार। तो पन्नगार किसका पर्यायवाची? गरुड़ का। सर्प का शत्रु किसका पर्यायवाची है? गरुड़ का। गरुड़ ऐसे लिखा जाता है, गरुड़। फिर आएगा उरग। उरग माने भी सर्प होता है, ये भी सर्प का ही पर्यायवाची है। आर्य माने शत्रु, शब्द होगा उर्गारी। उर्गारी भी किसका पर्यायवाची है? गरुड़ का ही पर्यायवाची है। अब अगर आ जाता है शब्द कंस प्लस आर्य।
क्या बनेगा? कंसार। कंस को किसने मारा था? शंकर जी को कृष्ण भगवान ने। तो किसका पर्यायवाची? कृष्ण का पर्यायवाची हो जाएगा। जैसे काम, काम मीन्स कामदेव। आज मतलब शत्रु, शब्द बनेगा कामार। कामार किसका पर्यायवाची है? शंकर जी का। शंकर जी ने कामदेव को भस्म किया था। तो ध्यान रखिएगा, पर्यायवाची कहाँ से हमको प्राप्त होंगे? इन संधियों के माध्यम से हमें पर्यायवाची की जानकारी होती है, पर्यायवाची हमको पता चलते हैं। अब आता है ऐसे दिन प्लस अंक। अंक माने गिनती। शब्द क्या हो जाएगा? दिनांक। क्या बनेगा शब्द? दिनांक। जैसे आ जाता है नयन। नयन माने आंख और अभिराम माने सुंदर। शब्द बनेगा नयनाभिराम। इसी प्रकार शब्द आएगा अभय। अभय माने जहां डर न हो। प्लस आ जाएगा अरण्य। अरण्य माने जंगल। शब्द क्या हो जाएगा? अभयारण्य। ये भी शुद्ध वर्तनी देख लीजिएगा, अभया, अभयारण्य नहीं होता, अभयारण्य, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं बायो रिजर्व। भारत सरकार जंगली जानवरों के संरक्षण के लिए कुछ बायो रिजर्व तैयार करती है, जंगल के एरिया को। तो यहाँ पर क्या होता है? किसी भी प्रकार का शिकार खेलना प्रतिबंधित होता है। शिकार खेलना यहाँ पर मना होता है। बायो रिजर्व जैसे लखीमपुर जिला में, यूपी में दुधवा नेशनल पार्क। इस प्रकार से कई राज्यों में, असम में है, उत्तराखंड में है, कई राज्यों में है। तो इस प्रकार से पार्क बने हुए हैं ताकि जानवरों को संरक्षण प्रदान किया जा सके। तो यहाँ आपने देखा आ के मेल से बड़ा आ बन गया। इसी प्रकार ई का अगर मेल कराया जाए तो बनेगी बड़ी। ई के मेल से चाहे छोटी ई हो या बड़ी ई हो, के आगे छोटी ई आए या बड़ी ई आए, क्या बनाएंगे? बड़ी ई। जैसे बनेगा गिर माने पर्वत, ईश माने स्वामी। शब्द बनेगा गिरीश, पर्वतों का स्वामी। गिरीश शंकर जी को भी कहते हैं और गिरीश हिमालय को भी कहते हैं। ऐसे आएगा सती। सती माता पार्वती जी को कहते हैं। ईश माने स्वामी। शब्द होगा सतीश, इसका पर्यायवाची शंकर जी का। कपि, कपि माने बंदर और ईश माने स्वामी। शब्द हो जाएगा कपीस। कपीस सुग्रीव जी को कहते हैं, और अगर सुग्रीव विकल्प ना हो तो हनुमान जी को कहते हैं। जय कपीस तिहलोक उजागर। लेकिन कपीस मुख्य रूप से कपियों के स्वामी सुग्रीव थे, और हनुमान जी को भी कपीस कहा जाता है। नदी प्लस ईश, शब्द बनेगा नदीस। नदियों का स्वामी कौन है? समुद्र। नदीस किसका पर्यायवाची? समुद्र का पर्यायवाची है। अगर यही शब्द आ जाए नदी प्लस ईश्वरी, तो शब्द क्या हो जाएगा? नदीश्वरी। अब नदीश्वरी किसका पर्यायवाची है? नदियों की ईश्वरी। नदियों में सर्वश्रेष्ठ तो गंगा जी का पर्यायवाची है। अब सबसे महत्वपूर्ण यहाँ शब्द आता है, ध्यान देने वाली बात है, गोपी प्लस ईश्वर। शब्द बनेगा गोपीश्वर। और गोपीश्वर किसको कहते हैं? शंकर जी को। कई बार आप सोचेंगे गोपीश्वर कृष्ण भगवान को कहेंगे, शंकर जी को कहा जाए। गोपियों के ईश्वर शंकर जी हैं। गोपीश्वर महादेव मंदिर होते हैं। ऐसे शब्दों को जरूर लिख लिया करो, ताकि भविष्य में अगर कहीं किसी पेपर में आए तो आपको उसका उत्तर देने में आसानी हो जाए। इसी प्रकार आ जाएगा रजनी माने रात, ईश माने स्वामी। शब्द क्या बनेगा? रजनीश। रजनीश रात का स्वामी यानी चंद्रमा। चंद्रमा को कहते हैं रजनीश। शब्द आएगा रति, आगे आएगा ईश, शब्द बन जाएगा रतीश। रति कामदेव की पत्नी का नाम है, इसे रतीश कामदेव को कहते हैं। अगर शब्द आया सची, इंद्र भगवान की पत्नी का नाम सची,
और शब्द हो जाएगा ईश। और क्या शब्द बनेगा? सचीश। किसका पर्यायवाची होगा? इंद्र का पर्यायवाची होगा। इसी प्रकार अगर हम उ और उ का मेल कराएं और बनाए बड़ा उ, वो भी देख लीजिएगा। हम कुछ ही उदाहरण आपको दे रहे हैं, तरीका बता रहे हैं, और उदाहरण तो बहुत होते होंगे, सैकड़ों हजारों उदाहरण होते हैं। केवल हम उसका आपको एक खास खास शब्द बता रहे हैं, चाहे छोटा उ हो और चाहे बड़ा उ हो। के आगे छोटा हुआ है और चाहे बड़ा हुआ है, आपको क्या बनाना है? बड़ा उ। जैसे शब्द आपका बनेगा लघु माने छोटी और ओर में माने लहर। शब्द हो जाएगा लघोर में। लघोर माने छोटी लहरें। ऐसे आ जाएगा बधू प्लस उत्सव। शब्द हो जाएगा बधूत्सव। इसी प्रकार बनेगा बहु प्लस उद्देशीय। शब्द हो जाएगा बहुउद्देशीय। ध्यान रखिएगा, कई जगह किताब में लिखा छोटा उ लगा हुआ, छोटा नहीं बड़ा उ होता है। भू प्लस ऊर्जा, ऊर्जा में बड़ा उ बनता है भूर्जा, यानी पृथ्वी की ऊर्जा। विध माने चंद्रमा, आगे आ जाएगा उदित। शब्द क्या हो जाएगा? विधोदित, यानी चंद्रमा का उदय होना। अगला आएगा अन। अन माने बाद में, और उदित माने निकलना या आना। शब्द होता अनुदित, यानी बाद में आना। हिंदी साहित्य की जो रचनाएं होती, रचनाएं दो प्रकार की होती हैं। एक जैसे मौलिक रचना और एक अनुदित रचना। मौलिक वह रचना है जिसे लेखक ने अपने मन से लिखा है। अनुदित वह रचना है जो पहले किसी भाषा में छप चुकी थी। जैसे मान लिया कोई उपन्यास बांग्ला भाषा में थी लिखी, अब उसको किसी ने हिंदी में ट्रांसलेशन कर दिया, ऐसी रचना को अनुदित कहा जाएगा। कोई रचना इंग्लिश में थी, आपने हिंदी में ट्रांसलेटेड कर दी, तो अनुदित अनुवादित या ट्रांसलेटेड हो जाता है। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ बहुउद्देशीय पे विशेष फोकस करिएगा, छोटा उ न लगा मिल जाए। और अनुदित में भी अनुदित लिख देंगे तो अनुदित नहीं अनुदित होता है। तो आज हम आपको संधि को समझाने के बाद केवल दीर्घ स्वर संधि के बारे में बताए हैं। अगली क्लास में यानी कल हम इस स्वर संधि के ही अगले भाग में चलेंगे। यानी स्वर संधि भाग 1 आज है और कल हम आपको स्वर संधि का भाग अगला बताएंगे। तो बहुत ही परिश्रम, लगन, निष्ठा और मेहनत साथ पढ़िए। चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों को सूचित करें। और बार बार मैं आपसे यही कह रहा हूँ कि आपको कंप्लीट हिंदी का कोर्स मिलेगा जो किसी भी वनडे एग्जाम के लिए सफिशिएंट रहेगा। इसी के साथ आपके उज्जवल भविष्य की ढेर सारी शुभकामनाएं। नमस्कार, जय हिंद।